वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। सुबह सवेरे 7 बजे चाय की चुस्कियों के साथ इस 20 मिनट के शो में आप सभी का स्वागत है। मंडे टू सैटरडे हम लोग सुबह 7 बजे मिलते हैं और 7 बजे के शो में हम लोग चर्चा करते हैं इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन पर। चर्चा का उद्देश्य ये है कि सवालों के थ्रू आपको ढेर सारी बातें सिखाई जाए, ढेर सारा फैक्ट, डेटा और कॉन्सेप्ट से आपको रूबरू कराया जाए। तो आई होप आप सभी इस सेशन को एंजॉय करते होंगे। अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताया करिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों के मध्य से शेयर भी किया करिए। इस शो को हिट कराना, लोगों तक पहुंचाना, अलग अलग टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप, स्टेटस एंड ऑल पर शेयर करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। इस सेशन में मैं 4 सवाल शामिल करता हूं और इन 4 सवाल के माध्यम से मैं आपको 40 बातें बताने का प्रयास करता हूं। ठीक है, यदि आप यूपीपीसीएस प्री के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, यदि आप आरओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, यदि आप वीओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये शो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला सवाल। सबसे पहला सवाल आपका कह रहा है, इधर आ जाइए। सवाल आपका सबसे पहला ये कह रहा है कि लोक लेखा समिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। विद रेफरेंस टू द पब्लिक अकाउंट कमेटी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा को प्रस्तुत करती है, सबसे पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है। दूसरा स्टेटमेंट है लोक लेखा समिति में राज्यसभा के 15 मेंबर यानी राज्यसभा के 15 सदस्य होते हैं, ये कहा जा रहा है आपसे। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में थोड़ी सी बातें हम लोग समझते हैं। लिखा हुआ है कमेटी कंसिस्ट 15 मेंबर फ्रॉम राज्यसभा, यानी राज्यसभा के 15 सदस्य होते हैं, ये कहा जा रहा है। तो आइए थोड़ा सा देखते हैं और सही उत्तर चुनना है और आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। यदि आप संसदीय समितियों की बात करें तो हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा कि समितियां, संसद में समितियां संसद के भार को कम करने के लिए, साथ ही साथ संसद को विशेषज्ञता प्रदान करने के लिए बनाई जाती हैं। और समितियों में 2 तरह की समितियां होती हैं। एक आपकी होती है जिसे आप कहते हैं स्टैंडिंग कमेटी यानी अस्थायी समितियां। स्टैंडिंग कमेटी ये ऐसी समितियां होती हैं जिनका परमानेंट टेन्योर होता है, परमानेंट कार्यकाल होता है। ठीक है, अस्थायी उद्देश्य के लिए गठित की जाती हैं। और एक ऐसी समितियां होती हैं जैसे एडहॉक कमेटी, ये एडवाइजरी हो सकती हैं, इंक्वायरी हो सकती हैं, यानी विशेष उद्देश्य के लिए गठित की जाती हैं। इन्हें हम तदर्थ समितियां कहते हैं। दोनों संसद के कार्यों में मदद करती हैं, संसद के बोझ को हल्का करती हैं, साथ ही साथ संसद को विशेषज्ञता यानी एक्सपर्टाइज प्रोवाइड करती हैं। और ही स्टैंडिंग कमेटी में कुछ कमेटियां हैं जो कि सबसे ज़्यादा, कुछ समितियां हैं जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं संसद में भी और आपकी परीक्षा में भी। सबसे ज़्यादा सवालों के रूप में उनसे सवाल बनते हैं, यानी सवालों के रूप में वो पूछी जाती हैं। जिसमें स्टैंडिंग फाइनेंशियल कमेटी, स्टैंडिंग फाइनेंशियल कमेटी जिसे आप कहते हैं अस्थाई वित्तीय समिति। अस्थाई वित्तीय समितियों में 3 समितियां आप पढ़ते हैं। एक पीएसी पब्लिक अकाउंट कमेटी, दूसरी एस्टीमेट कमेटी प्राक्कलन समिति, और तीसरी है आपका सीओपी यानी कमेटी ऑन पब्लिक इंटरप्राइज। ये जो अपना सवाल है ये पीएसी से रिलेटेड है, यानी कमेटी ऑन पब्लिक इंटरप्राइज से रिलेटेड सवाल है। ध्यान रखिएगा कि पीएसी एक ऐसी समिति है जिसका रोल पब्लिक फाइनेंस को प्रोटेक्ट करने में है। क्योंकि अगर सरकार ने कहीं 10 रुपए खर्च किया, तो सरकार ने यदि कहीं 10 रुपए खर्च किया तो उसका ऑडिट कौन करता है? इसका ऑडिट सीएजी करता है। सीएजी इसका ऑडिट करता है और ऑडिट करके सीएजी अपनी रिपोर्ट किसे देता है भैया? सीएजी अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को यानी राष्ट्रपति को देता है। फिर राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को कहाँ सबमिट करता है? संसद के पटल पर, और संसद में पीएसी उस रिपोर्ट को एग्जामिन करती है। सीएजी को पीएसी का फ्रेंड, फिलोसफर और गाइड कहा जाता है। ठीक है, तो सरकार के खर्चों का एग्जामिन करने का काम करती है। तो सरकार के खर्चों को यदि एग्जामिन कर रही है तो सरकार इसके थ्रू कंट्रोल होती है। एक स्टेटमेंट कभी कभी आ जाता है प्री में भी और मेंस में भी, ये सवाल डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि थ्रू कमेटी संसद सरकार पर कंट्रोल स्थापित करती है, यानी समितियों के माध्यम से संसद सरकार पर कंट्रोल स्थापित करती है। बात सही है? बिल्कुल सही है भाई, क्योंकि संसद सरकार पर कंट्रोल अलग अलग माध्यमों से करती है, उसमें एक माध्यम समिति भी है। क्यों? क्योंकि सरकार से संबंधित कार्यों की रिपोर्ट संसद पहुंची, जैसे खर्चे की रिपोर्ट संसद पहुंची और उसको पीएसी एग्जामिन कर रही है, और पीएसी में कभी मंत्री नहीं होते, यानी सरकार के लोग शामिल नहीं होते। तो इससे उस पर एक दबाव बनेगा, एक कंट्रोल बनेगा, सवाल जवाब होगा। तो समितियों के माध्यम से संसद सरकार पर कंट्रोल करती है। पीएसी के बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। पीएसी सबसे पुरानी समितियों में से एक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत इसका गठन 1921 में यानी 1921 में किया गया। पीएसी में देखा जाए तो 22 मेंबर होते हैं। 22 में 15 लोकसभा से होते हैं, 7 राज्यसभा से होते हैं।
डायरेक्ट नहीं आ जाते हैं बल्कि इनका चुनाव होता है, यानी लोकसभा से 15 लोग वैसे ही चुने जाते हैं जैसे राष्ट्रपति का चुनाव, यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के एसटीवीएस सिस्टम से, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम बाय द मींस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। और ये 7 राज्यसभा से होते हैं। ये एक स्टैंडिंग कमेटी है, यानी एक अस्थायी समिति है। दैट मीन्स कि इसका एक अस्थायी कार्यकाल होता है, 1 साल का कार्यकाल होता है। चेयरमैन कौन होता है? चेयरमैन इसी 22 में से कोई एक इसका अध्यक्ष होगा, यानी लेकिन चेयरमैन को अपॉइंट कौन करेगा? इसी 22 में से कोई एक इसका अध्यक्ष होगा, लेकिन चेयरमैन को अपॉइंट स्पीकर करता है। और सामान्यता है, परंपरा भारत देश में है कि पीएसी का चेयरमैन विपक्ष से होता है, यानी अपोजिशन से होता है। पीएसी का चेयरमैन अपोजिशन से, विपक्ष का नेता जो होता है जनरली वही पीएसी का चेयरमैन है। हालांकि ये कहीं लिखा नहीं है, ना किताब में ना कानून में। ये एक तरीके से पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है, यानी संसदीय परंपरा है कि विपक्ष का नेता ही पीएसी का चेयरमैन होता है, सामान्यतः। ठीक है। और ये 22 लोगों में से एक चेयरमैन हो रहा है जो कि विपक्ष का नेता है, और जिसको अपॉइंट कौन कर रहा है? स्पीकर। 1 साल का इसका क्या होता है? कार्यकाल होता है। समिति अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को नहीं बल्कि सदन को प्रस्तुत करती है, यानी हाउस को अपनी रिपोर्ट क्या करती है? प्रस्तुत करती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। पीएसी में मंत्री शामिल नहीं होते हैं, क्योंकि मंत्री अगर शामिल कर देंगे तो निष्पक्ष तरीके से सरकार के कार्यों की जांच कैसे हो पाएगी, इसीलिए मिनिस्टर्स इसमें शामिल नहीं होते हैं, मंत्री इसमें शामिल नहीं होते हैं। तो यहां आ जाइए, सवाल पर आ जाते हैं। सवाल में देखिए क्या, ये आया हुआ सवाल है इस बार 2025 वाला जो आपका एग्जाम हुआ था पीसीएस में, उसमें आया था शायद। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा को प्रस्तुत करती है, ये तो ठीक है। राज्यसभा के 15 सदस्य होते हैं, ये गलत हो जाएगा। राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं, लोकसभा के 15, कुल 22 मेंबर होते हैं। ठीक है। और ये चुन के आते हैं संबंधित हाउस से, यानी संबंधित सदनों से ये चुन कर आते हैं। ऑप्शन देखो, यहाँ पहले वाले में दिख गया ना 1 ना 2, केवल 1 केवल 2। जनरली होता क्या है कि हम लोग इस बात की उम्मीद रखते हैं कि पहले ओनली 1 लिखा रहेगा, फिर ओनली 2 लिखा रहेगा, फिर 1 and 2 लिखा रहेगा, फिर नन लिखा रहेगा। ये हम पढ़ते हुए चले आ रहे हैं इतने सालों से। लेकिन आजकल यूपीपी से थोड़ा ज्यादा जज्बाती हो गया है आयोग कह रहा है कि यहाँ नहीं घुमाऊंगा, यहाँ घुमाऊंगा, यहाँ घुमाऊंगा, ऐसा घुमाऊंगा कि ऑप्शन में घूम जाओगे, चकरा जाओगे। ठीक है, सवाल गलत कर जाओगे। आप इसको भी ध्यान से पढ़ लिया करिए। लोक सेवा आयोग को चुनौती दीजिए, भैया देखो ऐसा है, हम पढ़ के आया हूँ, हम घूमूंगा नहीं जहाँ जितना घुमाओ। तो इसमें पहला स्टेटमेंट गलत है, माफ कीजिएगा, पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा गलत है, तो आंसर आपका हो जाएगा ओनली 1। ठीक है, दिस इज योर राइट आंसर। चलिए आगे आते हैं। मिलान वाले सवालों पर देखिए। मिलान वाले सवालों की यदि आप बात करें मेरे भाई, तो मिलान के सवाल, हर विषय से संबंधित मिलान के सवाल आपके यहाँ पूछे जाते हैं। और मेरा तो ये मानना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाइए, जिसमें बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़ सबका हिंदी वाला सवाल दिया रहता है, जो पूर्वालोकन करके एक किताब आती है, घटना चक्र करके, हिंदी अंग्रेजी दोनों में आती है, उसको उठाइए। और जितने मिलान के सवाल हैं सबकी फोटो खींच लीजिए, पीडीएफ बनाइए, प्रिंट निकालिए, रख लीजिए। एग्जाम आने से पहले रिवाइज करके चले जाइएगा। मेरा दावा है 90% मिलान के सवाल सही होंगे, ध्यान रखिएगा। और सेम यही काम एसर्शन रीजन के सवालों पर करिए। संविधान के भाग से संबंधित है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो पहला पार्ट 4A। पार्ट 4A आप जानते हैं कि ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, ये फंडामेंटल ड्यूटीज है, यानी मौलिक कर्तव्य है। ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, बल्कि इसे कब जोड़ा गया? इसे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, यानी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया, आर्टिकल 51A और पार्ट 4A। इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, मौलिक कर्तव्य है, जो कि नागरिकों के कर्तव्य है, जो नागरिकों के अंदर अवेयरनेस और मोरालिटी यानी जागरूकता और नैतिकता का विकास करने के लिए ऐड किए गए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। सरदार स्वर्ण सिंह ने 8 मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की थी, उस समय जोड़े 10 गए, लेकिन इस समय 11 मौलिक कर्तव्य है। और 11वां मौलिक कर्तव्य आपका 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, यानी 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। अगला भाग 6। भाग 6 आपका राज्य है, राज्य संबंधित प्रावधान भाग 6 में किए गए हैं। आप ये देखेंगे तो 152 से लेकर 237 तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राज्य से रिलेटेड प्रावधान किए गए हैं, जिसमें राज्य कार्यपालिका यानी राज्य में जो संस्था लॉ एग्जीक्यूट कराएगी, राज्य विधायिका राज्य में जो संस्था कानून बनाएगी, ठीक है, साथ ही साथ हाईकोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट यानी उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय जैसे प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, भाग 11 यहां पर लिखा हुआ है, तो भाग 11 नगर पालिका, ये गलत हो जाएगा। भाग 11 आपका सेंटर स्टेट रिलेशन, नगर केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। यदि आप नगर पालिका की बात करें तो नगर पालिका इज अ पार्ट ऑफ लोकल गवर्नमेंट, और लोकल गवर्नमेंट को भारत देश में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया। ठीक है, जैसे 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पार्ट 9 जोड़ा गया,
और 243 से 243 ओ तक पंचायते टाइटल देकर पंचायत संबंधी प्रावधान किए गए। ठीक है। और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा 243 से लेकर 243 से लेकर 243 तक नगर पालिका संबंधी प्रावधान किए गए। टाइटल नगर पालिकाएं दिया गया। ठीक है। और पार्ट 9A जोड़ा गया और नगर पालिका संबंधी प्रावधान किए गए। इसी संशोधन से 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, 11th शेड्यूल, और पंचायतों के लिए 29 विषय निर्धारित किए गए। इसी संशोधन से 12वीं अनुसूची जोड़ी गई और नगर पालिका के लिए 18 विषय निर्धारित किए गए। इसे लागू किया गया 24 अप्रैल 1993 को, इसीलिए प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को पंचायत दिवस मनाया जाता है। इसे लागू किया गया जून 1993 में। तो ये गलत हो जाएगा और पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ये मौलिक कर्तव्य सुमेलित है, भाग 6 राज्य सुमेलित है, लेकिन भाग 11 लिखा है ये सुमेलित नहीं है। तो आंसर हो जाएगा आपका ओनली 3 मैच नहीं कर रहा है, यानी ओनली 3 आपका सुमेलित नहीं है। ठीक है। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल ये भी आपका पीसीएस का रिपीटेड है, क्वेश्चंस है जो है पीसीएस के रिपीटेड सवालों में से एक है। ये भी इस बार ही आया हुआ सवाल है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन से शब्द जोड़े गए। मैं आपको ये सवाल इसीलिए करा रहा हूँ, पीसीएस वाले 1-2 सवालों को शामिल इसीलिए किया हूँ क्योंकि भाई आप ये समझते रहें कि सवाल कैसे बनते हैं। इस बार पीसीएस में जो सवाल बने हैं, जिस तरह से बने हैं, वैसे ही सवाल मैं भी रोज 20 मिनट शो में शामिल करता हूं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो सवाल मैं शामिल करता हूं, भविष्य में उन सवालों को पढ़ के आप पीसीएस प्री में अच्छी एक्यूरेसी रख सकते हैं। ठीक है। तो सवालों की जो उपयोगिता है उसको आप समझ सकें, और मैं जो 20 मिनट लगातार बोलता हूं उसको आप समझ सकें, इसीलिए मैं ये सवाल करा रहा हूं। तो ये सेशन आपके लिए उपयोगी होता है, जरूर जुड़ा करिए। 20 मिनट कुछ नहीं होता है, 20 मिनट निकालिए 24 घंटे में, और 24 घंटे में 20 मिनट निकालिए और इस शो में जुड़िए और पॉलिटी में अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करिए। लिखा हुआ है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन से शब्द जोड़े गए। विच अमंग द फॉलोइंग वर्ड्स वेर इंसर्टेड इन द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42nd अमेंडमेंट। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, सेकुलर, संप्रभु सोरेन और गणराज्य रिपब्लिक। सही आपको चूज करना है। आपके मन में सबसे पहला प्रश्न ये बनना चाहिए कि प्रीएम्बल में अमेंड हो सकता है या नहीं, प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है या नहीं। जी हाँ, प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है। कौन से केस में ये डिक्लेयर हो गया, क्लियर हो गया? तो केशवानंद भारती केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया था कि पार्लियामेंट कैन अमेंड इन एनी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड। यानी संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है लेकिन मूल ढांचे के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती। तो प्रस्तावना में भी संशोधन हो सकता है। जी हाँ, अंडर आर्टिकल 368 यानी अनुच्छेद 368 के प्रावधानों के तहत प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। तो प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, ये क्लियर हो गया। तो क्या कभी हुआ है? जी हाँ, एक बार प्रीएम्बल में अमेंड हुआ है, वो है आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और 3 शब्द जोड़े गए SSI, सेकुलर, सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी, यानी पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। और केशवानंद भारती केस से ये क्लियर हो गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, यानी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, और प्रीएम्बल में अमेंड भी किया जा सकता है, यानी प्रस्तावना में संशोधन भी किया जा सकता है। सवाल पर आते हैं। सवाल कह रहा है कि भाई क्या क्या जोड़ा गया था। तो सोशलिस्ट जोड़ा गया था, ये ठीक है। सेकुलर जोड़ा गया था, ये दोनों ओरिजिनली था, ये दोनों नहीं। एक शब्द और जोड़ा गया था लेकिन यहां नहीं लिखा है, तो नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं। पहला दूसरा जोड़ा गया था तो हम बी क्या कर देंगे, सही आंसर क्लिक कर देंगे। आई होप आपने सवाल को समझा होगा। ठीक है भैया, चलिए अगले सवाल पर आते हैं। दूसरा एक सवाल आपका नगर पालिका से रिलेटेड है। सवाल आपका कह रहा है कि नगर पालिकाओं के ये जानते हो जो नंबरिंग लिखी हुई है 2951, ये जब सवाल आया था ना यूपी पीसीएस प्री में, इसी नंबर से आया था, तो वैसे टाइप हो गया था। जैसे 51वां सवाल था ये 2025 वाले एग्जाम में, तो वैसे नंबर से टाइप हो गया था, इसलिए वो नंबर लिखा हुआ है। मैंने सोचा ये करा दें आपको, 1-2 सवाल इसमें जो इंपॉर्टेंट है। तो नगर पालिकाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विद रेफरेंस टू द म्युनिसिपैलिटी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ करेक्ट। नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए पात्र 25 ईयर होना चाहिए, यानी पात्र आयु, एलिजिबल एज जो है 25 ईयर। नगर पालिकाओं में प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरी जाने वाली कुल सीटों का 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित है।
यानी नगर पालिकाओं में जो सीटें डायरेक्ट इलेक्शन से भरी जाती हैं, अब देखो यहाँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कंफ्यूज मत होइएगा, बस आप यहाँ ये समझिएगा कि नगर पालिका में जो सीटें डायरेक्ट इलेक्शन जिसमें हो रहा है, किस पे डायरेक्ट इलेक्शन होता है नगर पालिका में, तो मेंबर लेवल के जितने चुनाव होते हैं, सदस्य स्तर के जितने चुनाव होते हैं, सब डायरेक्ट जरूरी है, कंपलसरी है। तो 1/3 सीटें महिलाओं के द्वारा आरक्षित है, ये दूसरा स्टेटमेंट है। और पूछ रहा है सही चुनना है आपको, सही कथन कौन सा है। तो देखो एक बात समझिए, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा नगर पालिका के प्रावधान किए गए, आप जानते हैं कहां से लेके कहां तक, 243P से लेकर 243ZG तक नगर पालिका के प्रोविजन किए गए। इसमें 2 तरह के प्रावधान किए गए, एक कंपलसरी प्रोविजन, अनिवार्य प्रावधान, ठीक है, अनिवार्य प्रावधान किए गए एक, ठीक है, जो राज्य के लिए कंपलसरी थे, अनिवार्य थे। और एक प्रावधान ऐसे किए गए जिसे आप कहते हैं ऐच्छिक प्रावधान, डिस्क्रेशनरी प्रोविजन, ये राज्य के लिए अनिवार्य नहीं थे। तो जैसे अनिवार्य प्रावधानों में क्या था, नगर पालिका का गठन होना अनिवार्य था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नगर पालिका। साथ साथ नगर पालिका का टेन्योर 5 ईयर होगा, 5 साल होगा, 5 साल का कार्यकाल होगा, अनिवार्य था, अनिवार्य है। नगर पालिका का चुनाव लड़ने के लिए जो मिनिमम एज होगी वो 21 ईयर अनिवार्य है। बीच में नगर पालिका डिसॉल्व हो गई तो 6 महीने में इलेक्शन कराना है, अनिवार्य है। SC ST रिजर्वेशन जनसंख्या के अनुपात में अनिवार्य प्रावधान है। महिला आरक्षण प्रत्येक स्तर पर 1/3 से कम नहीं होना चाहिए, अनिवार्य है। चुनाव कराने के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन अनिवार्य है। फाइनेंशियल पोजीशन को रिव्यू करने के लिए स्टेट फाइनेंस कमीशन अनिवार्य है। ओबीसी को रिजर्वेशन देना राज्य की इच्छा पर है। टैक्स लगाने की शक्ति देना राज्य की इच्छा पर है। महिला आरक्षण 1/3 से ज्यादा बढ़ाना राज्य की इच्छा पर है, ठीक है। तो नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए कोई भी चुनाव नगर पालिका का आपको लड़ना हो, कोई भी चेयरमैन से लेके मेंबर तक कोई भी चुनाव अगर आपको लड़ना है तो मिनिमम एज होनी चाहिए 21 ईयर। यहाँ क्या लिखा है 25, गलत हो जाएगा, ठीक है। नगर पालिका में प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरे जाने वाली सीटें, तो जैसे नगर पालिका में जो मेंबर का चुनाव होता है, चाहे वो नगर निगम में पार्षद का हो, चाहे वो नगर पालिका में सभासद का हो, चाहे वो नगर पंचायत में वार्ड सदस्य का हो, नगर पालिका के सभी स्तरों पर मेंबर का जो इलेक्शन होगा वो डायरेक्ट होगा और उसमें भी 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। ये बिल्कुल सही है। तो 1/3 सीटें आरक्षित होंगी, ये सही हो जाएगा। तो डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। अगर किया है तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ध्यान रखिए कि इस समय हमारे यहाँ न्यू ईयर ऑफर चल रहा है, यानी नव वर्ष का ऑफर चल रहा है और नया साल जाने वाला है, माफ़ कीजिएगा पुराना साल जाने वाला है और नया साल आने वाला है। तो पुराना साल जाने के उपलक्ष्य में आपको स्टडी IQ परिवार के तरफ से कुछ तोहफे के तौर पर ऑफर दिया गया है। और ऑफर ये है कि सभी कोर्सेज पर मिल रहा है 50% डिस्काउंट। लेकिन डिस्काउंट अवेल तब होगा जब आप ये कोड लगाएंगे VL Live। ये कोड अगर आप लगाएंगे तो डिस्काउंट अवेल हो जाएगा, ठीक है। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कोर्स है आरंभ 16.2। ये बिगिनर के लिए है, उन लोगों के लिए है जो पूरा पढ़ना चाहते हैं, पूरा सिलेबस पढ़ना चाहते हैं, कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं। आरंभ में भी क्या डिस्काउंट चल रहा है, जी हाँ, ईयर एंड सेल चल रही है डबल वैलिडिटी के साथ, जिसमें 50% डिस्काउंट चल रहा है आपका, ठीक है। इसमें एनरोल करने के लिए यहाँ आप बाय नाउ पे क्लिक करिएगा, ठीक। पहले जाइएगा स्टडी IQ पर, स्टडी IQ गूगल पे लिखिएगा, studyIQ.com पर जाइएगा, फिर सिलेक्ट करिएगा स्टेट PCS के बाद फिर सिलेक्ट करिएगा UP PCS, फिर उसके बाद आप आरंभ पे क्लिक करिएगा। यहाँ 2 तरह के बैचेज हैं, गोल्ड प्लस प्लेटिनम, ठीक है। गोल्ड और प्लेटिनम में क्या डिफरेंस होता है, गोल्ड में पूरा सिलेबस है, मेंटरशिप है, करंट अफेयर मैगजीन है, इंटरव्यू गाइडेंस है। और प्लेटिनम में क्या है, ये चारों तो है ही, साथ ही साथ एक फाउंडेशन बैच, एक प्री का बैच, एक मेंस का बैच, एक क्रैश कोर्स, एक NCERT कोर्स, किताबें आपके घर एक्स्ट्रा है। 4 साल वैलिडिटी प्लेटिनम, 2 साल वैलिडिटी गोल्ड। तो आप जिस बैच में चाहे उस बैच में एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पर आप पूरा का पूरा डाउनलोड कर सकते हैं बैच के बारे में डिटेल्स। 1100+ घंटे की लाइव क्लासेज होती हैं, ठीक है।
क्लासेज में आप, मैं हर आरंभ में नहीं पढ़ाता हूँ, लेकिन हाँ कुछ कुछ आरंभ बैच में मैं पॉलिटी पढ़ाता हूँ, सब में जाना ये संभव नहीं होता है, ये भी बात आप समझते हैं। तो आप इसमें एनरोल करके अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं। आप यहाँ जाइएगा और पे करने का ऑप्शन आएगा, उसके बाद आप कूपन कोड लगाइएगा VL लाइव और कोर्सेज में एनरोल करिएगा। कोर्स बाइलिंगुअल है। हाँ, और अपनी तैयारी को जारी रखिएगा। मेरी शुभकामनाएं है कि आप सब बढ़िया से तैयार करें, और चयनित अगर ईमानदारी से पढ़ेंगे तो तैयार होगा। ठीक है, बात यह है कि आप कितना समय दे रहे हैं, कितना आप लगातार कंसिस्टेंसी से बने हुए हैं, और कितना आप ईमानदार हैं। अगर आप ईमानदारी से पढ़ेंगे तो चीज़ें तैयार होंगी, ये मेरा दावा है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, और नववर्ष की आपको अग्रिम शुभकामनाएं। आप सब खूब स्वस्थ रहें, खूब मोटाएं। मोटाने का अर्थ फूलना नहीं है, मतलब बी हेल्दी रहना है।